अब देखो, कहने वालों का तो क्या है, लोग कह रहे हैं कि सारे मंत्रियों से साइन करा लिया गया है और इस्तीफा रखा हुआ है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास, वो कभी भी मंजूर करके नया मंत्रिमंडल बना लेंगे। अब जितनी मुंह उतनी बातें। जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे वरिष्ठ नेता ये कहने लगे कि इंतजार करो, अभी तो मैं उप मुख्यमंत्री बना ही नहीं हूं, इनके कहने का क्या मतलब है, इस पर भी और इनकी राजनीति पर भी विस्तार से बात करेंगे। मगर शुरुआत कर लेते हैं भजनलाल शर्मा से। भजनलाल शर्मा पार्टी दफ्तर पहुंचे, उसी पार्टी दफ्तर में जहां 2 साल पहले 8-10 सालों तक अपना टिफिन लेकर आते थे, खाते थे और वहीं सो भी जाया करते थे। सुबह से शाम तक भजनलाल शर्मा का पार्टी दफ्तर में बीतता था और वही पार्टी दफ्तर से सीधे राजभवन गए थे और बगल में अब मुख्यमंत्री निवास में रहते हैं। अब देखो, चिंता तो खा ही रही है, क्योंकि सिर किसी के पैरों में रखा हुआ है और दार पर भी रखा हुआ है। 2 साल का वक्त ऐसा वक्त होता है जब यह तय हो जाता है कि आपकी सरकार किस दिशा में जा रही है। कहने को तो 5 साल का वक्त होता है, आखिरी के 1 साल में आप दौड़ते रहते हो वो हासिल करने के लिए जो आपके बस में नहीं होता है। आपके हासिल करने के लिए जो कुछ होता है वो 3-3.5 साल का वक्त होता है। ज्यादा से ज्यादा लिबरल हैं आप तो 4 साल का लीजिए, उसमें ये 2 साल पूरा कर चुके हैं या करने ही वाले हैं, तकनीकी रूप से करने वाले हैं। मगर जिस तरह से दिल्ली से लौटने के बाद वो अचानक से अपने परसेप्शन को लेकर इतने सजग हो गए हैं, उतने सजग दिखाई कभी दिए नहीं। उन्हें लगता था कि मेरा काम बोलेगा। अब ये नहीं जानते हैं कि आजकल की दुनिया में अपने काम की जिक्र कर और जिक्र किया नहीं उसकी फिक्र कर, वरना काम का कोई मतलब नहीं है। अब ये बात उन्हें समझ में आ गया है कि ये जो हम पर्चा लेकर घूमते हैं कि अशोक गहलोत के 2 साल बनाम या 5 साल बनाम हमारा 2 साल, ये जनता के बीच चर्चा का विषय क्यों नहीं बन रहा है? इसलिए कि उनके मंत्री और विधायक ये बता नहीं रहे हैं। मंत्री और विधायक क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं जैसा राम राज अशोक गहलोत सरकार में था लूट की, वो लूट की छूट कब मिलेगी? कब हम बड़े बड़े ट्रांसफर कराएंगे, कब हम एसएचओ लगाएंगे, कब बीडीओ लगाएंगे और कब एसडीएम लगाएंगे, कलेक्टर लगाएंगे, एसपी लगाएंगे। अब उनकी चिंता इसमें है। अब जाहिर सी बात है, इसे लेकर गुस्सा आना ही था भजनलाल शर्मा को, क्योंकि दिल्ली वालों को भी गुस्सा आ रहा है भजनलाल शर्मा पर। दिल्ली से लौटने के बाद ये लगातार मंत्रियों का फीडबैक तो ले ही रहे हैं, मंत्रियों पर नाराजगी भी जाहिर की है कि विधायक हमारे पास क्यों आ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। अब देखिए, काम सार्वजनिक हो तो हो जाए, बाकी निजी काम विधायकों के इतने होते हैं कि हो नहीं पाते हैं। और आजकल की राजनीति में आप निजी काम नहीं करोगे तो कौन आएगा आपके लिए झंडा उठाने? तो निजी काम भी बहुत जरूरी है कार्यकर्ताओं के, विधायकों के, नेताओं के। इसलिए पार्टी दफ्तर में आम जनता को बाहर करके और कार्यकर्ताओं को अंदर कर दिया गया है, जहां पर जन सुनवाई जारी है। ये सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, कहा गया कि सोशल मीडिया वॉरियर्स। अब सोशल मीडिया पर लगातार मैं देखता हूं कि भजनलाल शर्मा के कामकाज को लेकर चर्चा कम होती जा रही थी और इसे लेकर ही सोशल मीडिया की बैठक बुलाई गई। निश्चित रूप से जिस तरह से मदन राठौड़ को लेकर वो यहां पर बैठे हुए हैं, मदन राठौड़ को भी मशीनरी जो है वो ज्यादा तेज तरार करनी होगी अपने कामकाज को लेकर। अगर आपके नेता और विधायक और मंत्री नहीं जानते हैं तो ये गलती आपकी भी है। अब इसे लेकर वो सोशल मीडिया पर भी के वॉरियर्स को भी संबोधित करने गए। अब कई बयान भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहा है कि देखिए, हम किसानों के लिए काम तो कर रहे हैं और ये हमारे पास पहुंचता नहीं है, सोशल मीडिया पे आ भी जाता है। दूसरा कह रहा है कि हम भेज तो देते हैं, आप किल कर देते हो, आगे नहीं भेजते हो। देखिए, सोशल मीडिया अपने आप में कोई चुनाव जिताने वाला नहीं है। हाँ, एक हद तक परसेप्शन क्रिएट करता है,
मगर आज भी वही तरीका सबसे ज्यादा मजबूत है कि सोशल मीडिया के जो चर्चाएं हैं वो गांव में, चौराहों पर, चाय की दुकान पर या फिर बैठकी में, घर में चर्चा में आए कि आप क्या काम कर रहे हो। बहुत सारे बीजेपी के नेता मिलते हैं और जो कहते हैं कि भाई साहब सरकार कैसे काम कर रही है, तो हमने कहा कि आप बताओ कैसे काम कर रही है। चर्चा के दौरान जब मैं कहता हूं देखो मुझे तो ये सरकार जयपुर में अच्छी लग रही है, बाहर का नहीं जानता, इतने दिनों से रहता हूं, पहली बार बारिश में इतनी जल्दी गांधी पथ बन गया, या फिर जिस तरह के बाहर की सड़कें बन गई, जेडीसी है उसके पास कोई जमीन का दलाल नहीं जा सकता, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कमिश्नरेट में पहली बार शाम को जमीनों का बंटवारा नहीं होता, दलाली नहीं होती, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे लेकर मुझे ठीक लगता है। अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता होते हैं वो क्यों दुखी होते हैं ये हमें पता नहीं है। अब इसे लेकर इनके दुख को दूर करने के लिए भजन लाल शर्मा निकले और लगातार 2 दिनों से निकले हुए हैं कि भाई अब काम बताओ, आपका काम कर रहे हैं, आप हमारा भी तो काम करो, हमारे बारे में भी तो बताओ कि हम भी कुछ काम कर रहे हैं। राजस्थान का एक ही लाल, भजन लाल, ये जो है लाल कैसे बना ये समझाओ तो सही। सोशल मीडिया पर एक नया धुरंधर पिक्चर आई है, तो भजन लाल शर्मा को धुरंधर बताने की मुहिम चल रही है। और ये दिया कुमारी और झाबर सिंह खर्रा, इन दोनों की आज ड्यूटी थी वहां पर बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के काम करने के लिए। अब झाबर सिंह खर्रा उतने एक्टिव नहीं है, देखिए ईमानदार तो है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये सरकार अगर तुलनात्मक रूप से कोई मुझे पूछे तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि बहुत दिनों बाद यूडीएच मिनिस्टर को इतना ईमानदार आया है, मगर थोड़े अक्खड़ हैं, जाति का प्रभाव तो रहता ही है। दिया कुमारी जितना एक्टिव विद्याधर नगर से लेकर बाकी राज्य में हैं, वो भी पीडब्ल्यूडी में या फिर टूरिज्म में आप देख लीजिए, विश्वेंद्र सिंह कोई बुरे व्यक्ति नहीं है, मगर उनका मन कभी टूरिज्म में लगा ही नहीं। 5 साल में टूरिज्म जो है वो रसातल में चला गया था, जो कि राजस्थान की इकोनॉमी की रीढ़ है। पिछले साल से टूरिज्म में बूस्ट आना शुरू हुआ है, ये दिया कुमारी की एक उपलब्धि है। अब दिया कुमारी बनाम विश्वेंद्र सिंह की आप तुलना करेंगे, शांति धारीवाल बनाम झाबर सिंह खर्रा की तुलना करेंगे, तो बहुत सारे दोनों में कमियां और अच्छाइयां हैं। झाबर सिंह खर्रा ईमानदार है बनस्पत, उन पर कोई आरोप नहीं लग सकता। दिया कुमारी ज्यादा एक्टिव है, काम कर रही हैं। शांति धारीवाल ने भी बहुत काम किया कोटा में, मगर उनका एक फोकस होता था कोटा के प्रति, एक शहर के प्रति, बाकी राज्य में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था और आरोप प्रत्यारोप उन पर अक्सर लगते रहते थे, जिस तरह से पट्टों का बंदरपाठ हुआ। खैर, ये तो बात हो गई कि भजन लाल शर्मा बेचैन क्यों है। बेचैन इसलिए हैं कि अगर 2 साल में आप कह रहे हो कि हम काम किए हैं, आपका परसेप्शन नहीं बन रहा है, तो ये बेचैनी का सबब है। और नया आदमी के लिए ये हालात और मुश्किल हो जाते हैं कि आप 25 सालों से 20 सालों से एक गठबंधन बना हुआ है सत्ता का, उसमें एक नया व्यक्ति आता है, उसे अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। और भजन लाल शर्मा इससे 2-4 हो रहे हैं। पब्लिक के अंदर भजन लाल शर्मा की छवि कैसे ठीक हो, ये तो भजन लाल शर्मा की चिंता होनी ही चाहिए। अब उनमें अंदर अशोक गहलोत की आत्मा बस जाती है मुख्यमंत्री निवास में जाकर, वो मुख्यमंत्री जैसा बिहेव करने लगते हैं या वसुंधरा राजे जैसा बिहेव करने लगते हैं, तो निश्चित रूप से वो असफल होंगे। उनकी सबसे बड़ी पूंजी है आम आदमी जैसा व्यवहार करना, और इसीलिए जब सेंट्रल पार्क पहुंचते हैं या फिर जवाहर सर्किल पहुंचते हैं, तो इस छवि को बनाने की कोशिश करते हुए पहुंचते हैं कि देखो मैं आम आदमी का सीएम हूं। मगर जनता में ज्यादा से ज्यादा वो मिले, जनता से ज्यादा वो बातें करें, तो एक परसेप्शन खुद का ही बन जाएगा, बनाने के बजाय जो बनाने में लगे हुए हैं उनके लिए भी ये काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए इनके साथ मुश्किल क्या है। मुश्किल यह है कि ऐसा प्रभारी मिला है राधा मोहन दास अग्रवाल, जो भजन लाल शर्मा को पसंद नहीं करता, ऐसा कहा जाता है। अब वो क्यों नहीं पसंद करते हैं पता नहीं, मगर जब भी वो आते हैं कोई ना कोई मनमुटाव की खबरें आ जाती है। हो सकता है ये बातें गलत हो, दोनों में अच्छी दोस्ती हो, अच्छा गठबंधन हो, काम अच्छे तरह से कर रहे हो, मगर ये दिखाई नहीं देता है। अब 2 साल के जश्न हो या फिर कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो या फिर सोशल मीडिया वॉरियर्स की मीटिंग हो, उसमें राधा मोहन दास अग्रवाल गायब रहें,
तो निश्चित रूप से एक सवाल तो खड़े ही होते हैं, क्या राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? दूसरी तरफ जो संगठन महामंत्री आरएसएस की तरफ से भेजे जाते थे, चंद्रशेखर जी के विदाई के बाद कोई नहीं भेजा गया, तो संगठन महामंत्री जो था वो काम देता रहता था कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ताओं से काम लेता रहता था, फीडबैक देता रहता था। वो काम पूरी तरह से बंद है, यानी बीजेपी दफ्तर में अब वो काम नहीं हो रहा है जो काम चंद्रशेखर के समय हुआ करता था। चंद्रशेखर में बहुत सारी कमियां थीं, उसके बावजूद संगठन के स्तर पर उन्होंने बिना किसी नेता का चुनाव बीजेपी को जीता लाए। फेसलेस चुनाव जीतने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा जहां पर कोई चेहरा नहीं था और उसके बावजूद बीजेपी सत्ता में आई। तो ये चंद्रशेखर का कमाल था, वो भी नहीं है। इसलिए भजन लाल शर्मा के लिए दोहरी तिहरी चौहरी जिम्मेदारी हो जाती है पार्टी को खींचना, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है वो उत्साह से लबरेज है। उन्हें लगता है कि हमारे पास एक मौका है और उस मौके को हम भुना सकते हैं। अब ये हालांकि उनके घर में अंदर में भी कोई बहुत अच्छी एक दूसरे से पैठ नहीं है जिसे लेकर वो आगे बढ़ पाए। ये एक बीजेपी के लिए पूंजी है, मगर फिर भी जिस तरह से परसेप्शन बनना चाहिए 2 साल में, वो परसेप्शन भजन लाल शर्मा का जमीन पर उतना दिखाई नहीं देता है। उनके कामकाज को लेकर जो 2 पेज 3 पेज के कामकाज को लेकर उनके लोग घूमते हैं, वो कहीं जनता में चर्चा के बीच भी दिखाई नहीं देता है। पर अगर वो बाकी लोग नहीं आ रहे हैं तो सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ जैसे मंझे हुए नेताओं को बुलाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो समझिए कि कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी बिखरे नहीं, एक साथ चले। पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बयान जो है वो जबरदस्त रूप से वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि वो खाटू श्याम जी गए तो उन्होंने कहा कि अब देखिए तो श्याम बाबा जाने, मुख्यमंत्री जाने कि कब मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, मगर जिस तरह से उन्होंने कहा, जो बयान दिया, उसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। कुछ अभी तो भी नहीं ना, कुछ करने लायक होना चाहिए यार। तू एक बात बता, इसलिए मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं, मिलजुल के प्रेम भाव से। अभी तो मैं उप भी नहीं बना हूं, तो क्या किरोड़ीलाल मीणा वाकई में उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या दिल्ली से इशारा हो गया इसीलिए चुपचाप बैठे हैं? क्या दिल्ली से कुछ कहा गया इसीलिए जो लड़ाई इनकी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ थी वो लड़ाई भूलकर ये साथ में काम कर रहे हैं? और क्या इसी वजह से मंत्रिमंडल में फेरबदल भी टल रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा को क्या बनाया जाए? क्या इनके सक्रियता को देखते हुए पार्टी इनके बारे में सोच भी रही है, या फिर जिस तरह से टकराव मोल लेते हैं उसे पार्टी डर भी रही है? पता नहीं, मगर बाबा ने खुलेआम मन से ये बात कह दी है। उसके बाद चर्चा है कि अगर उप मुख्यमंत्री ना बने तो क्या होगा? तो लोग कह रहे हैं 2027 में सरकार से बाहर आ जाएंगे और फिर वही लठ लेके सड़कों पर निकलेंगे। यानी 2027 में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक अलग रूप में दिखाई देंगे, ऐसा लोगों का मानना है। अगर ये उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, भारी भरकम मंत्रालय मिल जाता है, तो क्या पता मान भी जाएं, क्योंकि इनके पीछे भी बहुत सारे लोगों का बोझ है। जैसे उन्होंने बताया ना, महुआ में जो विधायक हैं, इनके भतीजे राजेंद्र मीणा बहुत सीधे साधे हैं, अब महुआ से उन्हें जिताना भी है। भाई जगमोहन मीणा चुनाव लड़के हार चुके हैं, उन्हें भी एक बार कम से कम कहीं जिताना तो है ही। तो इनके लिए भी राजनीति में विद्रोह करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए ये चुपचाप धीरे धीरे चल रहे हैं। क्या पता कांग्रेस के खिलाफ बोलें या फिर सरकार में सक्रियता दिखाएं तो हमारे ऊपर भी बीजेपी के बड़े नेताओं के दिल्ली से नजर इनायत हो जाए। और इसमें कितना सफल हो पाते हैं पता नहीं, पर ये घूमते बहुत हैं। अपने पूर्वी राजस्थान के इलाके में लगातार एक्टिव रहते हैं। सवाई माधोपुर से लेकर दौसा से लेकर करौली तक, गंगापुर सिटी, हर जगह ये एक्टिव रहते हैं। विपक्ष को स्पेस देते नहीं है, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है।